नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के कंपटीशन टाइम्स आईएएस के करंट अफेयर्स के विश्लेषण के सेशन में। और आज मैं कपिल मित्तल आप लोगों के लिए लाया हूं बहुत देश विदेश की महत्वपूर्ण समाचार एजेंसियों और पत्रिकाओं से जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उन सब पे विश्लेषण लेके आया हूं। तो आज हम इस पे बहुत ही महत्वपूर्ण 10 विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे इसके बेनिफिट्स जो हैं ज़्यादातर लोगों को मिल सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला आर्टिकल है रियल मैंगो सॉफ्टवेयर क्या है। तो रियल मैंगो सॉफ्टवेयर जो है ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या होता है, जो रेलवे की IRCTC की वेबसाइट से जो टिकट बुकिंग होती है, तो यहाँ इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से तत्काल टिकट बुकिंग जो है बड़ी आसानी से हो जाती है। और इसके माध्यम से जो भी एजेंट होते हैं, रेलवे की टिकट बनाने वाले जो एजेंट होते हैं, वो बड़ी आसानी से टिकट्स बना लेते हैं। और अभी हम इसकी प्रक्रिया को समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं ये चर्चा में क्यों है। यहाँ पे रेलवे सुरक्षा बल जो है RPF ने रियल मैंगो सॉफ्टवेयर के उपयोग पर रोक लगा दी है, और उन्होंने जो है आसाम, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात में लगभग 50 एजेंटों को गिरफ्तार किया है जो इसका प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। और ये जो है बड़ी तेज़ी से ये जो सॉफ्टवेयर है रियल मैंगो सॉफ्टवेयर, ये बहुत तेज़ी से जो है ये रेल टिकट बुकिंग करता है। तो ये काम कैसे करता है इसके विषय में अगर हम देखें तो ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, IRCTC का जो सर्वर है उसमें लॉगिन कर लेता है। और चूँकि एक सेफ्टी कोड होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्चा कोड। क्या? कैप्चा कोड। और कैप्चा कोड एक इमेज होती है, और इमेज में कुछ भी लेटर्स लिखे होते हैं, और उन लेटर्स को हमें वहाँ टाइप करना होता है। तो ये क्या करता है, ये कैप्चा कोड को दरकिनार कर देता है, और बिना उसके ये यहाँ पे टिकट बुकिंग करता है। दूसरी जो लेयर होती है वहाँ OTP की होती है। तो ये OTP को क्या करता है, ये सिंक कर लेता है अपने सॉफ्टवेयर के साथ में, और OTP ऑटोमेटिकली वहाँ पे ये बाईपास कर देता है उसे भी, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे क्या बड़ी तेज़ी से यहाँ पे टिकट बुक हो जाती है, और जिन टिकटों को ये लोग क्या करते हैं अपने ग्राहकों को बड़ी ऊंची दरों पर बेचते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर जो है एजेंटों तक कैसे पहुंचता है, इसके लिए यहाँ पर बिचौलिए होते हैं। ये एजेंट तो सॉफ्टवेयर डेवलप करते नहीं हैं, ये बिचौलिए जो हैं बिचौलियों के माध्यम से खरीदते हैं। और इनके आगे कौन होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर। और ये 5 स्तरीय एक संरचना होती है। अच्छा, यहाँ पेमेंट जो होता है इसको ख़रीदने के लिए वो बिटकॉइन के माध्यम से होता है। और बिटकॉइन जो है इसकी जो व्यवहार्यता है ये आजकल लेन देन के लिए पूरे विश्व में यूज किया जाने लगा है। डिजिटल करेंसी है ये, क्या है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है। और बहुत ही प्रचलित हो रही है, ये सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली डिजिटल करेंसी है। बीच में भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में इसे ये बैन जो है ये हटाए गए हैं। और तो समस्या ये आती है कि ये बिटकॉइन जो होता है डिजिटल करेंसी होती है, और इनके लेन देन के विषय में जो है सरकार जो है कोई भी ये इतना हाईली एनक्रिप्टेड होता है, सरकार का इस पर कोई भी नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। अगला जो आर्टिकल है वह है स्वनिधि संवाद। स्वनिधि संवाद तो बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश में स्ट्रीट वेंडर्स को संबोधित करेंगे, और वो जो संवाद है वो स्वनिधि संवाद है। तो कोविड महामारी जो चल रही है इसके चलते जो लॉकडाउन लगा है उससे पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है, और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित लोगों में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, लोग हैं, और अकुशल श्रमिक हैं, ठीक है, जो डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं इनकी एक सभा को यहाँ पे संबोधित करेंगे, इन लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। स्वनिधि संवाद बेसिकली होता क्या है, तो गरीब स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए सरकार का एक प्रयास जो है 1 जून 2020 को स्वनिधि संवाद कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया। लगभग 378 नगर निकायों को सार्वजनिक स्थानों पर सैकड़ों LED स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे इनको वेबकास्ट होगा, सार्वजनिक वेबकास्ट होगा, और इनको संबोधित किया जाएगा। इसमें लाभार्थी कौन होंगे, यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर हैं, MSME है, MSME और संगठित क्षेत्र अकुशल श्रमिक हैं। इसके लिए जो पंजीकरण हुआ है लगभग 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडरों ने इस पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, और 4 लाख से अधिक जो है विक्रेताओं ने यहाँ पे अपना पंजीकरण कराया है।
माई गवर्नमेंट पोर्टल जो है, माई गव पोर्टल के माध्यम से लगभग 2.45 लाख पात्र जो अभ्यर्थी हैं, लाभार्थी हैं, तो उन्होंने, और 1.4 लाख स्ट्रीट वेंडरों ने जो है यहाँ पे लाभ लेने के लिए अप्लाई किया है, जिनको लगभग 140 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। और यहाँ पे जो टोटल राशि स्वीकृत की गई है उसमें मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर है, और मध्य प्रदेश जो है लगभग 47% राशि मध्य प्रदेश में जा रही है। ठीक है, अगला आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। और आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YSR जगन मोहन रेड्डी, तो उन्होंने एक YSR संपूर्ण पोषण योजना लागू की है। और इसके अलावा इन्होंने एक और योजना लाई है, YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना। ठीक है, YSR संपूर्ण पोषण योजना और YSR संपूर्ण पोषण प्लस योजना। ये योजना किस लिए है? तो ये योजना जो है ये स्तनपान कराने वाली माताओं, गर्भवती महिलाओं और बच्चों के ये क्या है, उनको पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए, न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, इस योजना के विषय में हम बात करें तो ये इसका लाभ क्या होगा, इससे कुपोषण की दर में कमी आएगी और लगभग जो है 30.16 लाख बच्चों और माताओं को लाभान्वित किया जाएगा। इसका लाभ मिलेगा मुख्य रूप से गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण और एनीमिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। और ये जो योजना है ये आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से लागू की जाएगी और खासकर ये जो है 77 जनजातीय क्षेत्रों को कवर करेगी और राज्य सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 1863 करोड़ रुपए का इस पे भार पड़ेगा इस योजना पर, और प्रतिमाह लगभग 1100 रुपये प्रति लाभार्थी खर्च होगा। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें कि भाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो आंध्र प्रदेश में लगभग 52.9% गर्भवती महिलाएं जो हैं एनीमिया से पीड़ित हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी, बेसिकली खून की कमी मतलब आयरन की कमी। ठीक है, आयरन जो होता है, लौह तत्व जो होता है वो खून का मतलब ब्लड का एक मुख्य तत्व होता है। इसके अलावा राज्य में 31.9% बच्चे जो हैं जन्म के समय उनका वजन कम होता है, वो स्टंटेड होते हैं। राज्य में आदिवासी आबादी में कम पोषण जो है मुख्य रूप से निम्न कारणों से है। तो उसके मुख्य कारण क्या हैं? जो आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोगों में जो कुपोषण की समस्या है उसका मुख्य वजह है भौगोलिक दूरी के कारण पोषण और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान की कमी। ठीक है, दूसरी है गरीबी, तीसरा है खराब पर्यावरणीय स्वच्छता, मतलब वहाँ साफ सफाई का जो है ध्यान नहीं रखा जाता, और इसके अलावा सुरक्षित पेयजल का जो अभाव है, वहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं होता है। ठीक है, तो अब ये तो हमने देखा आंध्र प्रदेश का। अगर हम बात करें भारत में कुपोषण की, अगर हम बात करें तो जो FAO है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है खाद्य और कृषि संगठन, तो इसके अनुसार भारत में लगभग 194.4 मिलियन लोग, मतलब लगभग 19.44 करोड़ लोग जो हैं कुपोषण के शिकार हैं। वहीं हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2019 की, तो भारत जो है इसमें 117 देशों में 102वें पायदान पर रहा है। तो काफ़ी स्थिति खराब है। ठीक है, केंद्र सरकार की इसके लिए योजनाएं क्या हैं? ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। केंद्र सरकार का सबसे ज़्यादा खर्च जो है इसी चीज़ पर चल रहा है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू कर रखी हैं। उनमें से है समेकित बाल विकास योजना, जिसे ICDS बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। एंड दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील के नाम से हम जानते हैं, और इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना, और अगली है राष्ट्रीय पोषण नीति। तो इसके लिए जो ये नीति भी बनाई गई है। अब हम बात करें भारत से ऊपर उठ के पूरे विश्व के लेवल पे क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र ने भूख की बात करें तो इसको जो है सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG में शामिल किया हुआ है। और ये जो SDG हैं इन्हें हमें 2030 तक हमें हासिल करना है। लक्ष्य रखा है कि यहाँ हमने कुछ टारगेट्स बनाए हैं, इसके विषय में हम सेपरेट लेक्चर में कवर करेंगे, और इसके लिए अलग से SDG पे एक हम क्या है पूरा वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस भी बराबर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 16 अक्टूबर की बात करें तो इसको हम विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये जो भी दिवस होते हैं इनको मनाने का उद्देश्य ये होता है कि ये कोई भी जैसे एक समस्या है तो इसके विषय में हम क्या है लोगों में जागरूकता फैला पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेविड
डेविड एटनबरो जो हैं ये बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये आखिर में दे दिया गया है और इन्हें सम्मानित कर दिया गया है। अभी तक चर्चाएं चल रही थी, वहीं बात करें तो ये कौन है, ये प्रसिद्ध ब्रॉडकास्टर हैं, प्रकृतिवादी हैं और ये इनको जो है आप जो BBC की नेचुरल हिस्ट्री यूनिट तो वहाँ पर जो है आप इनके BBC पे कार्यक्रम आपने देखे होंगे, ठीक है। इनके बहुत ही फेमस क्या हैं, ये एंकर हैं, ठीक है। तो इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है तो इसका पूरा नाम क्या है, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और एवं विकास पुरस्कार। तो ये इतना लंबा इसका नाम है और यह पुरस्कार उन्हें विश्व के प्राकृतिक अजूबे जो नेचुरल जो अजूबे हैं तो उनको उनकी लिस्ट बनाना और उनको जो है वर्ल्ड में फेमस करना, उस सब के लिए इनको दिया गया है। इस संगठन को जो है जो ये हमारा संगठन है जिसने ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया है, उसकी अध्यक्षता जो है इस पुरस्कार की जूरी की अध्यक्षता किसने की थी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने की थी, जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, ठीक है। अब डेविड एटनबरो की बात करें तो ये क्या हैं, ये एक प्रसारक हैं और अंग्रेजी प्रसारक हैं और इतिहासकार हैं और उन्होंने जो पृथ्वी की जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए लोगों को जागरूक करने का काम किया है। अब हम बात करें ये जो पुरस्कार है ये और किस किस को प्राप्त हुआ है तो 2018 में विज्ञान और पर्यावरण केंद्र को मिला है, 2015 में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग को मिला है, हाई कमीशन यूनाइटेड नेशंस, 2014 में ये इसरो को मिला है, ठीक है, और 2013 में कोफी अन्नान को मिला है और 1989 में ये जो है यूनिसेफ को मिला है, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार के विषय में बात करें थोड़ा सा और तो ये इंदिरा गांधी ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है और 1986 से ये पुरस्कार की इसमें स्टार्टिंग हुई थी और ये जो पुरस्कार दिया जाता है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर दिया जाता है और यह पुरस्कार उन लोगों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति व विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और 25 लाख रुपए यहाँ पे इनाम के रूप में कैश दिए जाते हैं। अब यह पुरस्कार जो है देखिए यहाँ हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, इनके अलावा और किस किस को मिल चुका है, यूनिसेफ को मिला है 1989 में, राजीव गांधी को 91 में मिला है, MS स्वामीनाथन को मिल चुका है, कोफी अन्नान को 2003 में मिल चुका है, एंजेला मर्केल जर्मनी इनको मिला है, इसरो को मिल चुका है और ये यूनाइटेड नेशंस शरणार्थी हाई कमीशन को मिल चुका है और मनमोहन सिंह को भी 2017 में प्रदान किया जा चुका है। आगे बात करते हैं कामत पैनल की रिपोर्ट की। तो यहाँ पे ये कामत मतलब KV कामत, ये जो है ये ये जो है ICICI बैंक के जो है पूर्व ये CEO रह चुके हैं, MD रह चुके हैं, तो इनके वहाँ से रिटायर हो चुके हैं काफ़ी पहले। तो इनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय पैनल बनाया गया था और इनको जो है जो भी ये कोविड महामारी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे जो हमारे इंडस्ट्री के सेक्टर्स हैं, हमारे जो बिज़नेस हाउसेज हैं, ठीक है, तो उनके हमारी कहने का मतलब आर्थिक गतिविधियों पर बहुत प्रभाव पड़ा है नेगेटिव, और उसकी वजह से आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव की वजह से उनकी जो भी वित्तीय लेन देन है वो गड़बड़ा गए हैं और वित्तीय लेन देन गड़बड़ाने से क्या है इन कंपनियों ने जो भी बैंकों से लोन ले रखे थे तो वो लोन चुकाने में इनको थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो यहाँ पे ये जो पैनल बनाया गया है इसका मुख्य वजह यही है कि ऐसे जो कंपनियों के जो ऋण के भुगतान की जो समस्या आई है उसके लिए ये कुछ बीच का एक रास्ता निकालें। तो यहाँ पे ऋण पुनर्गठन के लिए 26 क्षेत्रों की पहचान की गई है और ये KV कामत जो हैं ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख हैं और इनके नेतृत्व में ये समिति गठन की गई है और इन्होंने यहाँ पे कुछ सिफारिशें दी हैं। तो यहाँ इनकी सिफारिशों की बात करें तो इन्होंने बोला है कि पैनल ने उधारदाताओं को उधारदाता मतलब बैंक्स, ठीक है, बैंक्स को कुल बकाया देनदारियाँ, कुल ऋण और वर्तमान अनुपात, औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात पर विचार करने की इन्होंने सिफारिश की है। इन्होंने एक रिकास्ट योजना की है कि जो भी इन्होंने लोन ले रखे हैं उसके जो पेमेंट के शेड्यूल बने हुए हैं उसको रीशेड्यूल किया जाना चाहिए बैंकों को। और रीशेड्यूल किए जाने में ऐसा नहीं है कि ये जो कंपनियां हैं ये डिफ़ॉल्टर हैं, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्टर नहीं है, ये पहले इनका जो है कोविड महामारी से पहले इनका लेन देन सही था,
इनकी वित्तीय स्थिति सही थी, लेकिन ये कोविड महामारी के चलते इनका जो बिज़नेस है वो अफेक्ट हुआ है। तो आपको इसको दृष्टिगत रखते हुए इनके लोन पे जो रीपेमेंट है उसको रीशेड्यूल किया जाना चाहिए, तो उसको हमने रिकास्ट योजना बोला है। और यहाँ पे अंतर लेनदार समझौता कहने का मतलब जो बैंक्स हैं तो वो आपस में भी यहाँ पे क्या कर सकती हैं, वो लेन देन कर सकती हैं, एक दूसरे के ऋण को चुकता करके वो आपस में भी कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पैनल ने कुछ मुख्य यहाँ पे जो उनकी क्या है खोज हैं, खोज से मतलब उन्होंने कुछ डिस्कवरी की, इनके विषय में जो स्टडी की है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो उनकी बात करेंगे। तो यहाँ इन्होंने बोला है सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले सेक्टर हैं वो कपड़ा उद्योग है, थोक व्यापार है, सड़क और इंजीनियरिंग है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ ऐसे सेक्टर्स को भी आइडेंटिफाई किया है जो इस महामारी से पहले से ही थोड़े से तनावग्रस्त थे, मतलब वहाँ तनाव था। ठीक है, तो ऐसे कौन से हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, ठीक है, और रियल एस्टेट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है। तो ये सब पहले से ही इनको वित्तीय परेशानियाँ देखनी पड़ रही थी। तो इस पैनल के अनुसार इन क्षेत्रों में वर्तमान ऋण निम्नानुसार हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई किस सेक्टर में कितने ऋण यहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो गैर बैंकिंग वित्तीय निगम जो हैं इनके पास लगभग 8 ट्रिलियन रुपए का पहले से ऋण है, और ऊर्जा सेक्टर में लगभग $5.5 ट्रिलियन का है, स्टील में लगभग 2.25 ट्रिलियन रुपए का है, रियल एस्टेट 2.25 ट्रिलियन रुपए, निर्माण क्षेत्र की बात करें तो 1 ट्रिलियन रुपीज़ का यहाँ पे ऋण है। और इसके अलावा कुछ अन्य क्षेत्र हैं, खाद्य, कृषि, फार्मा, IT जो हैं ये यहाँ पे अप्रभावित क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ पे इनको कोई समस्या नहीं रही है। ठीक है, लॉकडाउन के चलते। तो यहाँ पे इन्होंने जो कोविड से संकटग्रस्त प्रभावित हुए कुछ क्षेत्रों की यहाँ लिस्ट दी है। इसको आप यहाँ से इसको वीडियो को रोक के यहाँ से आप इन्हें रीड कर सकते हैं। अगला आर्टिकल जो है 2021 में लॉन्च किया जाएगा चंद्रयान 3। तो आपको पता होगा कि जुलाई 2019 में आपका चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, और वो लगभग सक्सेसफुल था। लेकिन वहाँ पे जो उसकी जो रोवर की वहाँ सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, सॉफ्ट लैंडिंग ना होके लास्ट मोमेंट पे हार्ड लैंडिंग हो गई। उसकी वजह से हमारा चंद्रयान 2 मिशन जो है पार्शियली फेल हो गया। ठीक है, पूरी तरह फेल नहीं हुआ, छोटा सा उसका एक हिस्सा हमारा फेल हुआ उस मिशन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिस्सा उसका फेल हुआ, अब उसी हिस्से की प्रतिपूर्ति करने के लिए चंद्रयान 3 मिशन लाया गया है, जो कि हमारा वर्ष 2020 में ये लॉन्च किया जाना था। लेकिन कोविड महामारी के चलते इसे 2021 में इसरो क्या है लॉन्च करेगा। तो यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग आपको पता ही है कि बहुत मतलब एक तो रोवर जब वहाँ लैंडिंग करता है तो टकरा जाता है, तो उसको हार्ड लैंडिंग बोलते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब उसकी जब वहाँ पे सतह तक पहुँचते उसकी गति जो है लगभग 0 पे आ जाती है। ठीक है, तो उसको सॉफ्ट लैंडिंग बोलते हैं। मतलब सतह पर पहुँचते हुए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो चंद्रयान 3 है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इसमें एक लैंडर होगा और एक रोवर होगा। क्यों? क्योंकि यहीं थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी चंद्रयान 2 मिशन में, इसीलिए केवल उतना ही पोर्शन भेजा जाएगा, इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा जाएगा। क्यों नहीं भेजा जाएगा? क्योंकि ऑर्बिटर चंद्रयान 2 मिशन में भेजा गया था और वो सक्सेसफुली अपना काम कर रहा है और अगले 5-6 वर्ष तक काम करेगा। तो हमारा केवल लैंडर रोवर में दिक्कत आई थी, तो लैंडर रोवर को यहाँ पे भेजा जा रहा है। ठीक है, तो चंद्रयान मिशन 2 के विषय में बात करें तो जुलाई 2019 में भेजा गया था। ये भारत का अब तक का सबसे मुश्किल मिशन है, और केवल भारत का ही नहीं, ये पूरे विश्व के सभी देशों के लिए मुश्किल मिशन है। क्यों? वजह ये है कि जब भी हम पृथ्वी से ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है, तो जो ये मिशन भेजा गया था तो उसके ये दक्षिणी हिस्से में यहाँ भेजा गया था। अभी तक ये देश जो भेजते आए हैं कोई भी मिशन, वो यहाँ पे उत्तरी हिस्से में भेजते आए हैं, और दक्षिणी हिस्सा जो है इसके पीछे की तरफ है। दूसरी चीज़, दक्षिणी हिस्सा डार्क जोन है। क्या है? डार्क जोन। तो यहाँ पे अभी तक किसी भी देश के पास ऐसी उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इसके पिछले वाले हिस्से पर यहाँ पर कोई भी मिशन भेज सके। भारत ने ट्राई किया और भारत ने यहाँ भेज दिया और सक्सेसफुली यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वहीं बात करें कि 2008 में जो है चंद्रयान का जो है ये चंद्रयान 1 मिशन था हमारा। ठीक है, और
चंद्रयान मिशन ने केवल चंद्रमा की परिक्रमा की थी, वहीं चंद्रयान 2 मिशन जो है चंद्रमा की सतह पर एक रोवर भी उतारा जाना था, उतारा गया इसके माध्यम से, और यहाँ पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई, ये हमने पीछे बात की। ठीक है, सॉफ्ट लैंडिंग के समय इसरो का जो लैंडर था, लैंडर का नाम था विक्रम, और विक्रम से संपर्क टूट गया। और इस मिशन में सभी हिस्से जो हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे कि जो इसरो ने ये चंद्रयान मिशन है, चंद्रयान मिशन में जो भी हिस्से हैं, कलपुर्जे हैं, वो सारे स्वदेश निर्मित हैं। ठीक है, भारत में ही भारतीय टेक्नोलॉजी से ही बनाए गए हैं, और इसमें ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, ये सारी चीज़ें भारतीय तकनीक से ही, या फिर हम बोलें इंग्लिश में बोलते हैं इंडिजीनियस टेक्निक से बनाए गए हैं। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, इस मिशन में इसरो पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड रोवर को उतारने की कोशिश की थी, ये हमने अभी डिस्कस किया। और यह रोवर जो है चंद्रमा की सतह पर भ्रमण करके चंद्रमा की सतह से कुछ सैंपल्स लेगा, उनका विश्लेषण करेगा, और वहाँ से जो कंपाइल्ड डेटा होगा उसको जो है सैटेलाइट के माध्यम से यहाँ धरती पर, पृथ्वी पर भेजेगा। ठीक है, तो यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करें तो चंद्रयान 2 जो भेजा गया था वो GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था। GSLV Mark 3 याद रखिएगा, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। यह इसरो का ऐसा पहला अंतर्ग्रही मिशन है जिसमें इसरो ने किसी अन्य खगोलीय पिंड पर रोवर उतारने का प्रयास किया है। ठीक है, और इसरो के स्पेसक्राफ्ट या ऑर्बिटर का वजन जो है ये 3290 किलोग्राम था, और यह स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की परिक्रमा करके, जो ये ऑर्बिटर है, ठीक है, ऑर्बिटर का मतलब है ये चंद्रमा की ऑर्बिट में परिक्रमा करेगा। ये चंद्रमा है और इसकी ये कक्षा है, तो यहाँ पे ये घूमता रहेगा। ठीक है, ये जो है यहाँ घूमता रहेगा, और इसके विषय में जो है यहाँ रिमोट सेंसिंग के माध्यम से यहाँ पे डेटा इकट्ठा करेगा। और ये जो रोवर जो भेजा गया था, ये 6 पहिए वाला रोवर वहाँ पे उसकी सतह पर चलेगा, मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठे करेगा और उनका विश्लेषण करेगा। इससे चंद्रमा की भूपर्पटी खनिज पर जो खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, हाइड्रोक्सिल हैं, जल और बर्फ के जो चिन्ह हैं, उन सब के विषय में थोड़ा सा गहन और गूढ़ जानकारी हमें मिलने की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर। तो ये बांस क्लस्टर बेसिकली हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था बांस क्लस्टर के ऊपर, तो आप हमारे पीछे के करंट अफेयर्स के कुछ वीडियोज़ को हमारे सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने 9 राज्यों में 22 बांस क्लस्टर को लॉन्च किया है। और ये राज्य कौन से हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, असम, उत्तराखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा, कर्नाटक। तो कई सारे राज्य इसमें नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो 22 समूहों में से 6 जो हैं महाराष्ट्र के हैं, 3 त्रिपुरा के हैं, 2 मध्य प्रदेश और नागालैंड में हैं, 3 उड़ीसा में और 1 कर्नाटक, असम, गुजरात, उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये क्लस्टरों की बात हुई। अब बात करते हैं 2017 में एक पॉलिसी डिसीजन आया था केंद्र सरकार का। तो केंद्र सरकार ने बांस को जो है पेड़ों की, बेसिकली बांस को जो है पहले भारत में पेड़ों की श्रेणी में रखा जाता था, लेकिन बांस एक्चुअल में क्या होता है? बांस हमारा घास होता है। क्या होता है? घास। और ये ऐसी घास है जो सबसे तेज़ी से बढ़ती है, इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, लगभग 1 फीट प्रतिदिन की इसकी ग्रोथ होती है। ठीक है, तो बांस जो है, अब चूंकि बांस के प्रयोग बहुत सारे हैं और बांस पेड़ों की कैटेगरी में था और पेड़ों को काट नहीं सकते हैं पर्यावरण अधिनियम के तहत, तो इस वजह से वहाँ नॉर्थ ईस्ट में जो है, तो वहाँ इसके चलते जो ग्रोथ की संभावनाएं थीं उन पर थोड़ा सा ग्रहण लग गया और वहाँ ग्रोथ की संभावनाएं क्षीण हो गई। ठीक है, तो इसको संज्ञान में लेते हुए 2017 में केंद्र सरकार ने बांस को पेड़ों की श्रेणी से हटा दिया और भारतीय वन अधिनियम 1927 में क्या किया? एक संशोधन किया और इसको जो है घास की कैटेगरी में ला दिया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? यहाँ पे भारत ने इसके बाद में 2018-19 में राष्ट्रीय बांस मिशन को थोड़ा सा रीस्ट्रक्चर किया, पुनर्गठित मतलब रीस्ट्रक्चरिंग की। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, और इसके माध्यम से सरकार ने इस तरीके के प्रयास किए कि जो ये बांस है, बांस को जो है यहाँ पे जो भी लोकल लोग हैं वो इसको यूज करें और इसके माध्यम से बहुत सारे वास्तुशिल्प बनाएं, हस्तशिल्प बनाएं और अपनी कुछ भी आय बढ़ाएं। ठीक है, तो पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन की हम बात करेंगे, RNBM की।
ठीक है। तो पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। बांस बहुउपयोगी घास है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये घास होती है। उत्तर पूर्व में 300 से अधिक जातीय समूह जो हैं पारंपरिक रूप से आवास बनाते हैं, इससे भोजन की अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और अन्य ज़रूरतों के लिए बांस का प्रयोग करते हैं। घास होने के बावजूद इसे पेड़ों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे अभी सरकार ने हटा दिया है और इसने उत्तर पूर्वी राज्यों को इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। और भारत के बांस के 67% भारत जो है ये उत्तर पूर्वी राज्य जो है, ये भारत में जो भी बांस का उत्पादन होता है उसका लगभग 2/3 उत्पादन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में होता है। वहीं बात करें जो चीन है, चाइना, तो चाइना में भारत से भी और उन्नत क्वालिटी के जो अनवास बांस की वैरायटी मिलती हैं और भारत सरकार ने जो पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन है उसके लिए 1290 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके विषय में हम बात करें, कुछ कंसर्न जो हैं, चिंता की कुछ बात करें तो 50 से 55 साल में एक बार बांस का फूल खिलता है। बांस का जो पेड़ होता है दोस्तों, उस पर जो फूल आता है या बीज आता है वो लगभग 50 से 55 वर्ष में आता है, ठीक है। और जब ये फूल आता है तो ये इसका बीज होता है, ठीक है। वरना क्या होता है, ये इसकी कलम हम लगा देते हैं और कलम के माध्यम से ही ये बांस उगता रहता है और लगातार उस पर निरंतर निकलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये फूल उगता है तो इसी समय पे क्या होता है, यहाँ चूहे की आबादी बढ़ जाती है और ये चूहे क्या करते हैं, यहाँ फसलों को भारी नुकसान पहुँचाते हैं और ये अकाल का कारण बन जाते हैं। 1966 में भी इसी तरीके से क्या है, यहाँ पे एक ऐसे ही अकाल आया था पिछली बार जब यहाँ पे बांस के फूल खिले थे। तो यहाँ पे उसी समस्या के चलते मिजो नेशनल फ्रंट का निर्माण हुआ और ये जो 1966 का जो अकाल है इसको मतुम फेमिन बोलते हैं, मतुम अकाल बोलते हैं, मतुम फेमिन, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर सरकारों ने नुमालीगढ़ में जैव रिफाइनरी यहाँ पे के जो यहाँ पे इससे कुछ अनुबंध किया है और ये अनुबंध जो है यहाँ बांस की आपूर्ति के विषय में है। कहने का मतलब यहाँ पे बांस के माध्यम से यहाँ पे जैविक क्या बनाया जाएगा, डीजल पेट्रोल बनाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस तरीके की पहलों को बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर बहुत सारा राजस्व की आपूर्ति होगी और क्या है, हमारे विदेशी जो मुद्रा विनिमय है तो विदेशी मुद्रा का हमारे ऊपर जो भार पड़ता है वो हमारे पास कम हो जाएगा। अगला आर्टिकल जो है, तमिलनाडु सरकार ने यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति जो है यहाँ पे जारी की है और सितंबर 2020 में तमिलनाडु सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण नीति बनाई है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग जो है वहाँ पर उसका उत्पादन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, US डॉलर, दोस्तों ये रुपये में नहीं है, ये डॉलर में है, ध्यान रखना, 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। और इतने तक इसका उत्पादन बढ़ाना है और इससे क्या होगा, यहाँ पे ये जो उत्पादन का इन्होंने लक्ष्य रखा है, ये पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो निर्यात होता है उसका लगभग 25% का ये योगदान देगा। भारत से जो विदेशों में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात होता है और यह नीति जो है 2024 तक लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण देगी, ठीक है, उनको। और यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे जो मूल्य संवर्धन का जो स्तर है उसको बढ़ाएगी। इसके तहत यहाँ पे चिप डिज़ाइन होंगी, PCB डिज़ाइन होंगी, PCB जो सर्किट बोर्ड होते हैं और मोबाइल हैंडसेट बनेंगे, सोलर फोटोवोल्टिक सेल बनेंगे, जो सोलर सेल बनते हैं जो उनको ठीक है प्लेट्स बनती हैं, मोबाइल हैंडसेट बनेंगे, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा अनुमानित मानव संसाधन की आवश्यकता को पूर्ति करेगा और कहने का मतलब जो राष्ट्रीय कौशल विकास योजना जो है तो कौशल मिशन जो है इसके तहत जो भी लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है तो उन लोगों को यहाँ रोजगार भी मिलेगा। और ये जो तमिलनाडु की नीति है ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति जो 2019 की है उससे सिंक करती है, उसके समानांतर है, ठीक है। इस नीति की विशेष हम बात करें तो इस नीति के अनुसार राज्य सरकार, ये जो हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु, ठीक है, की जो नीति आई है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन जो है केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन के अतिरिक्त होंगे। मतलब यहाँ केंद्र सरकार जो अपनी नीति के तहत कुछ जो इंसेंटिव दे रही है उसके ये एडिशनल होंगे, ठीक है।
और यहाँ पे एमएसएमई क्षेत्र के लिए ईएसडीएम इकाइयों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की जो ये इकाइयाँ हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, उनके लिए विशेष पैकेज लाया जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट सबवेंशन कहने का मतलब जो ये ऋण लेंगी ये इकाइयाँ, तो ऋण पे जो इंटरेस्ट है उसमें कुछ छूट दी जाएगी। यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। जनरेटर खरीदेंगे बिजली की आपूर्ति के लिए तो वहाँ पे इन्हें सब्सिडी दी जाएगी। और यहाँ पे जो बिजली की ये प्रयोग करेंगे तो उस पर इनको लो टैरिफ लगेंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे पॉलिसी लेके आए हैं। ये लो पावर टैरिफ सब्सिडी जो है ये बेसिकली चाइना में ये लागू होती है। और चाइना देखिए इसके चलते वहाँ पे एक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। चाइना में दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, वहाँ पे चाइना सरकार, जो चीन की सरकार है उसका मानना ये है कि किसी के पास अगर फैक्ट्री में मशीनें हैं तो मशीन अगर कोई फैक्ट्री 8 घंटे चलाती है तो वो 16 घंटे बर्बाद कर रही है। इसका मतलब 16 घंटे नहीं चला रही है तो वो समय वेस्ट कर रही है। तो सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि अगर आप 24 घंटे अपनी मशीन चला रहे हो, इसका मतलब आप ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहे हो, तो आपको मतलब ज़्यादा बिजली यूज करने पर आपको कम बिल देना पड़ेगा। और कम बिजली यूज कर रहे हो, आप अपनी मशीनों को ज़्यादा देर नहीं चला रहे हो तो आप पर ज़्यादा चार्ज लगेगा। तो चाइना की कुछ ऐसी नीति है और इसी के चलते वहाँ की फैक्ट्रियाँ जो हैं लगभग 24 घंटे अपनी मशीनों को और फैक्ट्रियों को चलाती हैं। और इसी के चलते वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है बहुत कम हो जाती है पर यूनिट। और इसी वजह से चाइना जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। ठीक है, इस नीति ने जो है 3 श्रेणियों के तहत जिलों की पहचान की है। श्रेणी ए है, बी है, सी है। तो यहाँ पर जैसे श्रेणी ए में 200 करोड़ और 500 करोड़ रुपए के बीच निवेश के लिए पूंजीगत सब्सिडी 15% होगी। अगर कोई यहाँ पे कंपनी जो है 500 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर रही है तो 18% सब्सिडी मिलेगी, मतलब ज़्यादा निवेश और ज़्यादा सब्सिडी। ठीक है, श्रेणी बी में 200 से 500 के बीच में पूंजीगत सब्सिडी 20% होगी और 500 करोड़ से अधिक के लिए यहाँ पे 24% की सब्सिडी होगी। श्रेणी सी में बेसिकली यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स की कैटेगरी होगी और 200 से 500 के लिए 25% और यहाँ 30% की सब्सिडी है। तो इसके तहत जो है मेगा इलेक्ट्रोप्रेनर सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोप्रेनर मतलब ऐसे एंटरप्रेनर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में कुछ इनोवेशन लेके आएंगे। तो इलेक्ट्रोप्रेनर क्या, इलेक्ट्रोप्रेनर PREUNEUR। ठीक है, ऐसे एंटरप्रेनर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में कुछ नवोन्मेष करें। ठीक है, इस क्षेत्र में हार्डवेयर उत्पादों और उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए एक मजबूत पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम यहाँ पे बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। अगला आर्टिकल जो है भारत अमेरिका इजराइल शिखर सम्मेलन से संबंधित है। तो देखिए भारत, अमेरिका और इजराइल तीनों जो हैं बहुत ही ये अमेरिका और इजराइल बहुत ही डेवलप्ड टाइप के देश हैं और भारत जो है अभी यहाँ इनके साथ हाथ मिला रहा है। और यहाँ ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ इजराइल जो है ये वर्ल्ड की जो बेस्ट टेक्नोलॉजी हैं आप यूज करते हैं उन सब का निर्माता जो है ये इजराइल है। इजराइल में यहाँ पे छोटा सा देश है लेकिन प्रौद्योगिकी जो है, इनोवेशन जो है, R&D हब्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पे नई नई टेक्निक्स आती हैं, ऐसी टेक्निक्स आती हैं जिनका आप सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे 5G प्रौद्योगिकी के लिए यहाँ पे तीनों ने हाथ मिलाया है और इसके लिए जो है यहाँ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन या समिट हुई है और इसमें जो है यहाँ पे 5G टेक्निक पर काम करने के लिए यहाँ इन्होंने एक फ़ैसला लिया है। तो यहाँ पे 2017 में इजराइल की यात्रा के दौरान हमारे प्रधानमंत्री ने त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की शुरुआत की थी और सुरक्षा चिंताओं के कारण शिखर सम्मेलन के परिणामों का खुलासा नहीं किया गया था कि बेसिकली ये कुछ स्ट्रेटजिक डिसीजंस होते हैं। ठीक है, और तो देश की सुरक्षा और नीतियों के लिए ये क्या है महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनका बहुत सारी डिसीजंस जो हैं वो उनका खुलासा नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करें भारत और इजराइल के बीच संबंधों की। तो यहाँ पे इजराइल जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा आपूर्तिकर्ता है। कहने का मतलब भारत जो भी रक्षा संसाधन खरीदता है तो उसमें तीसरे नंबर पे ये इजराइल आता है, हम यहाँ से ये खरीदते हैं। वहीं इजराइल जो भारत को निर्यात करता है तो भारत के लिए जो निर्यात है वो इजराइल के कुल निर्यात का 40% हिस्सा है। तो इजराइल के लिए भारत का विशेष इम्पोर्टेंस है। इसमें जो भारत के लिए यहाँ
यहाँ भारत जो इंपोर्ट करता है तो उसमें बराक मिसाइलें हैं, अवाकस सिस्टम है, अवाकस एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। दोस्तों ये जो है ये छोटे मोटे इवन यूपीएससी पीएससी बहुत सारे पेपर्स में हाईली फ्रीक्वेंसी से पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। इसके अलावा ये अवाक सिस्टम है, ये फाल्कन रडार का प्रयोग करता है। तो भारत में ड्रोन का जो बेड़ा है, ड्रोन मतलब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो हैं यूएवी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है इजरायली तकनीक पर आधारित हैं और भारत की जो रक्षा एजेंसी है डीआरडीओ, यहाँ पे इसने भारत और रुस्तम जैसे ड्रोन यहाँ पे डेवलप किए हैं और ये भी इजरायली टेक्निक पर बेस्ड हैं, ठीक है। भारत ड्रोन की बात करें तो ये स्वदेशी रूप से विकसित किए गए निगरानी ड्रोन हैं जो पहले से ही वास्तविक नियंत्रण रेखा की निगरानी कर रहे हैं, ठीक है। इनको जो है यहाँ पे चाइना बॉर्डर पर लगाया गया है, चाइना बॉर्डर पर यहाँ पे तैनात किया गया है। वहीं रुस्तम की बात करें तो ये जो है ये रुस्तम जो है ये इज़राइल का हेरॉन ड्रोन है, तो उसकी जगह लेगा और हेरॉन जो है ये इज़राइल ने विकसित किया था। वहीं अब हम बात करें भारत और अमेरिका के संबंधों की, भारत अमेरिका से 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के रक्षा उपकरण आयात करता है लगभग प्रतिवर्ष, और भारत और अमेरिका के जो रक्षा संबंध हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और इससे पहले भारत जो है रक्षा उपकरण सोवियत रूस से खरीदता था, ठीक है, और लेकिन वहाँ से अभी भी खरीदता है, अमेरिका पे पूर्णतः यहाँ पे डिपेंडेंट नहीं हुआ है। लेकिन ग्लोबल जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है तो उसके चलते भारत अपनी डिपेंडेंसी थोड़ी सी रूस से कम कर रहा है और ये अन्य महत्वपूर्ण जो घटक हैं देश हैं तो उनके साथ भी अपने सामरिक संबंध जो है वो डेवलप कर रहा है। तो यहीं पे हम कुछ पिछले घटनाक्रम की बात करें तो वर्ष 2018 में भारत सामरिक व्यापार प्राधिकरण मतलब स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन के तहत जो लाइसेंस फ्री स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी की खरीद के लिए मंजूरी प्राप्त करने वाला तीसरा देश बना था। और यहाँ पर 2+2 संवाद मतलब 2+2 डायलॉग हो रहा है, 2+2 डायलॉग। और ये 2+2 डायलॉग बेसिकली क्या होता है, GUE 2+2 डायलॉग बेसिकली ये होता है, यहाँ पे विदेश मंत्री जो है वो विदेश मंत्री के साथ मीटिंग करेगा, रक्षा मंत्री के साथ बैटिंग करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये 2+2 तो ये डायलॉग, ठीक है। तो ये 2+2 डायलॉग जो है आपसे ये कहीं भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जो है ये सुरक्षा प्रयासों में तालमेल को बढ़ावा देना है। रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापार पहल मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव जो है DTTI जो है, इसका उद्देश्य देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को आसान बनाना है और रणनीतिक मूल्यों के साथ सह विकास में संभावनाओं की खोज करना है। वहीं बात करें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने कॉमकासा कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं और यह समझौता भारत और अमेरिका को एनक्रिप्टेड संचार उपकरण जो है इनको साझा करने की अनुमति देता है। कहने का मतलब जो भारत और अमेरिका जो हैं एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट हैं इनका लेन देन कर सकते हैं, इनकी खरीद फरोख्त कर सकते हैं, बेच सकते हैं आपस में। अमेरिका ने भारत को STA1 के रूप में नामित किया है, जो अभी हमने ऊपर देखा था स्ट्रेटजिक ट्रेड ऑथराइजेशन, तो इसके तहत STA1 के रूप में यहाँ पे भारत को दर्जा दिया है। और इससे क्या होगा, देश को संयुक्त राज्य अमेरिका से उन्नत अत्याधुनिक तकनीक खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। वहीं बात करें अब हम लिटरेसी रेट की, तो दोस्तों यहाँ पे NSO जो है तो NSO का जो यहाँ पे एक सैंपल सर्वे आया है और सैंपल सर्वे के आधार पर यहाँ पे लिटरेसी रेट का यहाँ पे इन्होंने दिया है। तो सितंबर 2020 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे यहाँ पर अपनी रिपोर्ट जारी की है, ये इसका नाम है। और इसमें जो है जुलाई 2017 और जून 2018 की अवधि के बीच की यहाँ पे साक्षरता को यहाँ पे राज्यवार जो है स्टेट वाइज यहाँ पे इन्होंने कैटेगराइज किया है। तो इसके विषय में महत्वपूर्ण पॉइंटों की हम बात करें, पहले हम ये देख लेते हैं लिटरेसी रेट क्या होता है, या फिर यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं लिटरेट किसको लेते हैं। लिटरेट का मतलब है जिसकी एज 7 ईयर्स और एबव हो, मतलब 7 वर्ष या अधिक आयु का व्यक्ति, ठीक है। दूसरी चीज हु कैन रीड राइट, वो क्या कर सकता है, पढ़ सकता है प्लस लिख सकता है, ठीक है।
सिंपल मैसेज इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में, विद अंडरस्टैंडिंग इज कंसीडर्ड लिटरेट। वो क्या है, इसको पढ़ सकता है, लिख सकता है और उसका मतलब समझ सकता है पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे क्या है, लिटरेट या पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाएगा। लिटरेसी रेट इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट पर्सन्स इन अ गिवन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये लिटरेसी रेट होता है किसी दी गई एक पॉपुलेशन में कितने लोग वहाँ पे लिटरेट हैं, तो उसको लिटरेसी रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, केरला जो है लिटरेसी रेट के मामले में शुरू से ही फर्स्ट पे बना हुआ है और अभी भी इस लिस्ट में भी ये नंबर 1 पे आया है। नंबर 2 पे कौन आया है, दिल्ली आया है, ये यूटी है, और उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है, चौथे पे हिमाचल है, 5वें पे आसाम है। वहीं बात करें बॉटम मतलब नीचे से, ये क्या नीचे से कौन कौन से देश हैं, तो सबसे नीचे जो है साक्षरता दर में जो है हमारे कौन आया है, यहाँ पे आंध्र आया है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है ये लास्ट है, तो इसको याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश जो है इसमें सबसे बॉटम पे है, उसके बाद बॉटम से ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4 एंड 5, नंबर 6 पे कौन है, ये मध्य प्रदेश एमपी, जहाँ पे 73.7%, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश सबसे नीचे है, उसके बाद राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, यूपी। तो इनका है, इनके आप जो है ये याद रख लेना, इनके क्रम को बेहद इम्पॉर्टेंट हैं ये पेपर में पूछे जाने की। और आगे बढ़ते हैं, इस पे कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करते, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों की बात करते हैं कि इस सर्वेक्षण में और क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आए। तो भारत में कुल साक्षरता दर जो है 77.7% हो गई है, ये बढ़ गई है पहले से। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 73.8% हो गई है, शहरी क्षेत्रों में 87.7% है। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो सभी राज्यों में महिला साक्षरता दर से अधिक है। तो ये थोड़ा सा एक चिंता का विषय है कि पुरुष साक्षरता दर जो है अभी भी महिलाओं से ज़्यादा है। केरल में पुरुष साक्षरता दर जो है 97.4 है और महिला साक्षरता दर 95.2% है। दिल्ली में बात करें तो 93.7 और 82.4% है। आंध्र प्रदेश जो सबसे लास्ट था, तो वहाँ की बात करें तो यहाँ पे 73.4 और महिलाओं की दर जो है बहुत कम है। राजस्थान में जो इनके बीच में जो खाई है, जो दूरी है पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, तो वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ देखेंगे पुरुष साक्षरता दर लगभग 81% है और महिला साक्षरता दर बहुत कम है, लगभग 57.6% है। तो यहाँ पे लगभग जो है ये आपका 23.2% का यहाँ पे क्या है, गैप है। जेंडर गैप बोलेंगे इसे, जेंडर गैप। कहाँ पे, राजस्थान में। जेंडर लिटरेसी गैप, लिटरेसी गैप, ठीक है। और 15 से 29 वर्ष के बीच के अगर हम बात करें तो 35% व्यक्तियों के पास इंटरनेट की पहुंच है और वे इसे यूज करते हैं। लगभग 4% ग्रामीण परिवारों और 23% शहरी परिवारों के पास कंप्यूटर है। और वहीं 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग 24% व्यक्तियों के पास कंप्यूटर संचालित करने के ज्ञान है, मतलब वो कंप्यूटर चलाना जानते हैं। और शहरी क्षेत्रों में लगभग 56% व्यक्तियों के पास कंप्यूटर चलाने का ज्ञान उपलब्ध है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए अधिक से अधिक, जिससे इसके बेनिफिट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकें। और दोस्तों इसी तरीके के आगे भी हमारे सेशंस आते रहेंगे और अन्य भी हमारी कुछ प्लेलिस्ट हैं जिनमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जैसे हमारी एक वॉकैब की प्लेलिस्ट है, ठीक है, और हमारा जो है एक वाजीराम क्विज का एक सेशन है, डेली हम डालते हैं। थोड़ा सा कभी कभी समय अभाव में हम क्या है वो रेगुलर नहीं डाल पाते हैं, लेकिन आप बने रहिए, हम लगभग कोशिश कर रहे हैं डेली। अब कल से हम ये सारे वीडियो जो हैं कल से सुबह डालने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके आपको कोई और समस्या है तो हमें बताइए, और किन विषयों पर आपको यहाँ पे वीडियो चाहिए वो सब आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। चलिए दोस्तों, इसके साथ मैं कपिल मित्तल आपसे अलविदा लेता हूँ और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।